हेलो, वेलकम टू फतेह सर जीएस क्लासेस। स्वागत है आपका हमारी यूपीएससी 2022 प्रीलिम की एमसीक्यूज की सीरीज में। हम लेके आए हैं सेट नंबर 16। इससे पहले ऑलरेडी सेट 15 आ चुके हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद वो ज़रूर देख लेना। ये जो एमसीक्यूज है ये करंट एंड स्टैटिक दोनों को मिला के बने हैं। तो मीन्स आपका जो प्रीलिम आने वाला है 5 जून को, उसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। आपको कोई भी टॉपिक होगा उसका करंट सिनेरियो क्या है वो भी पता चलेगा, एंड स्टैटिक सिनेरियो क्या है वो भी पता चलेगा, और साथ ही साथ हम लोग एमसीक्यूज की डिटेल भी करते हैं। जी ध्यान से देख लेना पूरी की पूरी वीडियो। हमारा जैसे टाइटल है कि एक्सपेक्टेड 1000 जीएस एमसीक्यूज, 1000 एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करेंगे। तो मीन्स हम लगभग 1000 जीएस के एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं। और हमारी टैगलाइन है प्रीलिम परीक्षा क्लियर करने का रास्ता। अगर आप इसको कर लोगे तो आपका जो प्रीलिम है वो कहीं ना कहीं पास होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर आप चैनल पे नए हो। अगर वही पुराने स्टूडेंट हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पुट करूं आपने उसका आंसर जरूर करना है। जी चलो शुरू करते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, ठीक है जी, तो आप मेरे टेलीग्राम के चैनल पे आ सकते हैं जिसका नाम है फतेह सर। टेलीग्राम का चैनल है जी फतेह सर। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और एक मेरा इंस्टा पे पेज भी है फतेह सिंह सर, ठीक है जी, फतेह सिंह सर। उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर मैं अलग अलग क्वेश्चंस एमसीक्यूज के रूप में डालता रहता हूँ। आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उसमें और काफ़ी सारा मटेरियल आपको मिलता रहता है जो आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है। और ये जो वीडियो है वो बाइलिंगुअल रहने वाली है। इट मीन्स पहले मैं स्टेटमेंट इंग्लिश में रीड करूंगा, बाद में उसको हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। जी चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का हमारी इस वीडियो का। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। नीचे पेयर दिए गए हैं, एक जगह वैली लिखी गई है, दूसरी जगह स्टेट। हमें देखना है कि कौन सी वैली किस स्टेट में है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है नीति वैली। कहते हैं जो नीति वैली है ये हिमाचल में है। सेकंड है जूको वैली। जूको वैली हमें मिलती है उत्तराखंड में इनके अकॉर्डिंग। एंड थर्ड है अरकू वैली, और ये कहते हैं कि भाई हमें आंध्रा में मिलती है। अगर हम लोग देखें कि जो नीति वैली है वो तो क्लियर है कि वो हिमाचल में नहीं है, वो उत्तराखंड में है। जी तो फर्स्ट हमारा गलत हो गया, तो ए भी हमारा ऑप्शन नहीं है, डी भी नहीं होगा। और रही बात जूकू वैली की, ये उत्तराखंड में नहीं है, ये हमारी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर मिलता है हमें। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली। अब इसकी डिटेल देखते हैं। जैसे कि हमें पता है कि आंसर बी है। जो नीति वैली है वो हमें मिलता है नॉर्थ मोस्ट रीजन ऑफ द उत्तराखंड, और ये लगभग 3600 मीटर की हाइट पे मिलता है, जो कि चाइना के बॉर्डर के काफ़ी क्लोज है। और नीति हमारा लास्ट विलेज है इस एरिया का। यहाँ पर हैवी स्नोफॉल भी मिलती है हमें। और ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक चमोली ग्लेशियर आपने सुना होगा, चमोली डिस्ट्रिक्ट में चमोली ग्लेशियर ये ब्रस्ट हुआ था, इसीलिए ये न्यूज़ में था। अगर मैप में दिखाऊं तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये जो वाइट सा दिख रहा है ये रहा नेपाल, और ये बाकी हमारा इंडिया है। ये हमारे इंडिया का रहा पंजाब का रीजन, ये रहा हरियाणा, ये है हिमाचल प्रदेश, एंड ये हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में हमारे पास कौन कौन से हैं? नीति पास ये रहा जी। कुछ और भी पास है उत्तराखंड में, जैसे कि लिपू लेक, ये भी आपको ध्यान रखना है। माना पास, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, और उसके बाद त्रेलिस पास एंड मुलिंगला पास, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जो कि इंडिया एंड तिब्बत, और तिब्बत भी हम इसे कहते हैं, चाइना भी कहते हैं, उसके बॉर्डर पे मिलते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, ध्यान से कर लेना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जूकी वैली। जूकी वैली हमें मिलती है नागालैंड एंड मणिपुर के बॉर्डर में। मैंने जैसे बताया था आपको कि नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में है, तो ये रही जूकी वैली। ये रहा हमारा नागालैंड और ये रहा हमारा मणिपुर। ठीक है, और ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का मैप। इसको बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से क्वेश्चन बड़े बनते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पर है। सिक्किम यहाँ पर है जी, अरुणाचल यहाँ पर है, असम यहाँ पर है, मेघालय ये रहा, नागालैंड ये रहा, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर से मुझे कुछ याद आया कि एक जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया की टोटल 8 स्टेट में से क्रॉस करती है। आपको उन 8 स्टेट का नाम बताना है कि वो कौन कौन सी है। ठीक है जी, आपको उन 8 स्टेट का नाम बताना है कि वो कौन कौन सी स्टेट है। 2 मैंने बता दी है, त्रिपुरा एंड मिजोरम।
बाकी बची 6 स्टेट वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना। चलिए आगे। नेक्स्ट है अरुको वैली। जो अरुको वैली है वो बिल्कुल सही था, वो हमें आंध्र प्रदेश में मिलती है, जो कि विशाखापट्टनम से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, ये रहा इंडिया का मैप और ये रहा हमारा अरुका वैली, ये रहा जी। और ये जो वैली है यहाँ पर रिच मिल, हमें बॉक्साइट काफ़ी मात्रा में मिलता है इस एरिया में। और ये जो अरुका वैली है ये फेमस भी है कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, आप ये भी याद रख सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो का। देखो टाइम तो इस वीडियो को थोड़ा लगेगा, वीडियो लेंथी हो जाती है क्योंकि मैं काफ़ी डिस्क्रिप्टिव आपको साथ में बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। और मैं जिस दिन आपका प्रीलिम होगा उसके बाद एक और वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें ये बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो सीरीज में से आए हैं। ठीक है, और गारंटी दे रहा हूँ कि आपको अगर इसको कर लोगे तो आपके पास होने के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगी पूरी की पूरी सीरीज प्रीलिम क्लियर करने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे दी गई स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द नोबेल प्राइज, कि नोबेल प्राइज की रिगार्डिंग भाई देखना आपने। स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारे पास, सिंस देयर बिगिनिंग, जब से कहता है इनको स्टार्ट किया गया है 1901 से, द नोबेल प्राइजेज हैव बीन अवार्डेड एवरी ईयर, कहते हैं हर साल दिए गए हैं। सेकंड ऑप्शन है अ मैक्सिमम ऑफ 3 पर्संस कैन बी रिवॉर्डेड फॉर अ जॉइंटली वर्क, कहते मान लो 3 लोगों को इकट्ठा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 लोगों को एक अवार्ड मिल सकता है। ठीक है, 1901 से इसको स्टार्ट किया गया है, लेकिन ये हर साल नहीं दी गई, कहीं इनका ब्रेक लगा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो गई गलत। सेकंड सही है, तो हमारा आंसर हो गया बी ओनली 2। चलो देखते हैं थोड़ी डिटेल, बी हमारा आंसर है जी। नोबेल प्राइज जो है वो हर साल दिया जाता है 6 कैटेगरी में। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर, इकोनॉमिक साइंस एंड पीस। इस अवार्ड के अंडर जो होता है वो गोल्ड मेडल एक मिलता है, एक डिप्लोमा दिया जाता है और 10 मिलियन स्वीडिश करेंसी भी दी जाती है। और जो द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है वो अवार्ड देती है कौन कौन से? केमिस्ट्री के फील्ड में, फिजिक्स के फील्ड में एंड इकोनॉमिक साइंस के फील्ड में। एंड कारोलिंसा इंस्टीट्यूट है जो कि प्राइज देता है मेडिसिन के फील्ड में, एंड एक स्वीडिश अकेडमी है वो प्राइज देती है लिटरेचर के फील्ड में। ऑन 27 नवंबर 1895 अल्फ्रेड नोबल, उन्होंने एक अपनी विल, एक जो अपनी वसीयत होती है वो साइन करी है, जिसमें कि उसने कहा कि उसका जो जितना भी फॉर्चून है, उसकी जो मनी है, उसको प्राइज के रूप में दे दिया जाएगा इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी जिसको मेडिसिन कहते हैं, लिटरेचर एंड पीस, एज अ नोबल प्राइज। तो ये बंदे हैं जिनका नाम है जी अल्फ्रेड नोबल, जिनके नाम पे इनका नाम रखा गया इस प्राइज का। एंड उसके बाद 1901 में ये स्टार्ट होते हैं ये प्राइज। और कुछ टाइम ऐसा भी था जब ये नहीं दिए गए, वो कौन कौन सा था? जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई, इस टाइम पे इन पे ब्रेक लग गई थी। और ये जो प्राइज है वो जैसे 2 या 3 लोगों को मिल सकता है। ठीक है, मैक्सिमम क्या होंगे? 3 पीपल्स मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज़्यादा लोगों को नहीं मिल सकता। मीन्स कोई पर्टिकुलर इनोवेशन है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को एज अ ज्वाइंटली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, 3 से ज़्यादा लोगों को में डिवाइड नहीं होता, ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलो आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल वाटरवे 4, कहता है जो नेशनल वाटरवे 4 है वो कहाँ से पास करता है, कौन कौन सी स्टेट में से? हमारा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। और इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है 1 एंड 4, 1 एंड 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। देखो जी, चलो लेकिन मैं आपको इसका आंसर ही बता देता हूँ, इसका आंसर है जी डी ऑप्शन, चारों स्टेट में से ये पास करता है। अब देखते हैं ये कौन कौन सी स्टेट है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग, देखो नेशनल वाटरवे, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का एक जरिया है। जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है वो बड़ी ही सस्ती होती है, एफिशिएंट होती है, ध्यान रखना आप लोगों ने। सबसे एफिशिएंट अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है, इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस पर काफ़ी फोकस भी कर रही है। क्लियर? तो इंडिया में एट प्रेजेंट 111 नेशनल वाटरवेज हैं, जिनमें कि 5 पहले थे और 106 बाद में ऐड किए गए हैं, और इसको ऐड किया गया था नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 में। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि प्रेजेंट कितने हैं, 111 है जी। ठीक है, और इसका एक्ट भी याद रखना है, नेशनल वाटरवे एक्ट 2016। अब देखते हैं, देखो ये इस पिक्चर में आपको बताया गया जो इंपॉर्टेंट वाले, ये रहा नेशनल वाटरवे 1 जो कि हमारा इलाहाबाद से हल्दिया तक जाता है। ये रहा नेशनल वाटरवे 2 जो कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पे है, जो कि सैदिया से दुबरी तक जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारा थर्ड वाटरवे ये रहा जी, वेस्ट कोस्ट पे है। फोर्थ हमारा ईस्ट कोस्ट पे है। फिफ्थ हमारा ये रहा जी ब्राह्मणी रिवर वाले पे, एंड सिक्स रहा दार्क रिवर पे।
क्वेश्चन में पूछा गया फोर्थ वाला, ये रहा जी, देखो ये रिवर है, ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ब्लैक वाला, ये सारे का सारा हमारा नेशनल वाटरवे 4 ही है। अब इसके बारे में देख लेते हैं, अब इसकी डिटेल देखते हैं। काकीनाडा पुडुचेरी, देखो एक तो ये रहा एरिया काकीनाडा से पुडुचेरी, दूसरा है हमारे पास कलू वैली टैंक, भद्राचलम, राजामुंद्री स्ट्रेच, दूसरा ये हो गया जो कि हमें गोदावरी रिवर पे मिलता है। उसके बाद है वजीराबाद, जो कि वजीराबाद एंड विजयवाड़ा, ये हमें मिलता है रिवर कृष्णा पे। तो जितनी भी स्टेट बताई गई हैं उन सब में हमें नेशनल वाटरवे 4 मिलता है। इसकी जो लेंथ है वो है 1078 किलोमीटर, और नेशनल वाटरवे 2008 में डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, तो याद रखना कि सबसे जो लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है वो हमारे पास है गंगा वाला, ये फर्स्ट वाला, उसके बाद बाकी वाले ये आए हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू द इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में कहते हैं, बताओ जी। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, कहते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर ये बॉडी आती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास ऑप्शन है इट विल एक्ट एज अ कमर्शियल आर्म, ये एक कमर्शियल आर्म काम करेगा किसकी, इसरो की, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एंड स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV थ्रू द इंडस्ट्री। तो ये कहते हैं कि इसरो की एक आर्म के रूप में काम करेगा और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर आता है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी गलत है जी। ठीक है, तो हमारा आंसर है नाइदर 1 नॉर 2। अब देखते हैं गलत क्यों है, सही तो देखना ही पड़ेगा ना, तभी तो बात बनेगी। तो हमारा आंसर है डी। देखो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के, उन्होंने अभी अभी लॉन्च की है 2021 में एक जो हमारा है इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इसको लॉन्च किया गया। ये एक इंडस्ट्री बॉडी है। ठीक है, ये कौन सी एक इंडस्ट्री बॉडी है जिसमें कि काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं जो इंडियन स्पेस से रिलेट करते हैं। तो मीन्स कहीं ना कहीं जो इंडियन स्पेस में हम लोगों को सैटेलाइट फॉर्मेशन की बात है, और उसके लिए जो प्राइवेट सेक्टर है उसको प्रमोट करने के लिए ये बॉडी बनी थी। अब इसमें मेंबर कौन कौन से हमें देखना पड़ेगा, इसमें मेंबर्स हमें मिलते हैं गवर्नमेंट की कुछ बॉडीज़ हैं, जैसे कि इसरो हो गया इसका मेंबर, और प्राइवेट भी हैं जैसे कि टेलीकॉम कंपनी सच एज भारती एयरटेल हो गया, वन वेब वाला, टाटा ग्रुप हो गया, एंड मैप माई इंडिया हो गया, एंड बाकी काफ़ी सारे। तो ये एक ऐसी बॉडी है जो गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को मिला के बनती है। क्लियर है? इसका मेन गोल क्या है, इसका मेन गोल है कि हम लोगों को जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स है, गवर्नमेंट के एफर्ट्स क्या है कि हम इंडिया को एज अ ग्लोबल लीडर बनाना चाहते हैं कमर्शियल स्पेस बेस्ड एरिया में। तो इसके लिए हेल्प करेगा, मींस प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करेगा, उसको हेल्प करेगा, ताकि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आए और जो इंडिया के लोग हैं वो भी स्पेस सेक्टर में प्राइवेट वाले लोग खास करके ज़्यादा ऐड हों। ये जो बॉडी है इसका काम क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक होल्डर के साथ अपने आप को एंगेज करेगी, कुछ ऐसा इकोसिस्टम बनाएगी ताकि जो गवर्नमेंट का एक ड्रीम है, विज़न है कि भाई हमें कमर्शियल स्पेस को और एक्सप्लोर करना है, उसको फुलफिल करे। एक बॉडी है हमारे पास NLIS, जिसकी फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये 2019 में बनाई गई है। ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनी, तो याद रखना ये कंपनीज एक्ट के अंडर बनी है, वो अलग बॉडी है, ये एक अलग बॉडी है। ये होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की टोटली बॉडी है। अब ये कंपनी है किसके अंडर आती है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ये वाली आती है। देखो स्टेटमेंट फर्स्ट थी लेकिन वो किसी और बॉडी की बात कर रही थी, लेकिन ये है वाली ये वाली है। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं NSIL, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, और इसका काम है कि ये जो इसरो के लिए या जो PSLV और SSLV है उसको ये प्रोडक्शन करती है हमारी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। तो ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर एडवांटेज ऑफ द वर्टिकल फार्मिंग। कहते हैं भाई ये जो वर्टिकल फार्मिंग है उसके क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। सबसे पहला है कि लेस वाटर इंटेंसिव देन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मेथड, कि ये वाली खेती है जो वर्टिकल फार्मिंग है ये कम वाटर यूज़ करती है एज टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। चलो देखते हैं सेकंड हमारी जो स्टेटमेंट है, हाई प्रोडक्टिविटी थ्रू आउट द ईयर, कहते हैं इसकी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी हाई होती है। एंड थर्ड है हाई पॉलिनेशन रेट, थर्ड हमारा ऑप्शन है जी हाई पॉलिनेशन रेट। और जो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है हमारा ऑप्शन नंबर A 1 एंड 2 ओनली। देखो हाई पॉलिनेशन रेट्स इसमें नहीं आता, ये इसका डिसएडवांटेज है। चलो देखते हैं फिर भी इसके बारे में कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। देखो वर्टिकल फार्मिंग क्या है, प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग प्रोड्यूसिंग फूड इन वर्टिकल स्टेक्स, वर्टिकल लेयर्स में और वर्टिकल इंक्लाइंड सरफेस पे।
इसमें जो क्रॉप्स होती है वो इंडोर प्रोड्यूस होती है, ध्यान रखना, इंडोर प्रोडक्शन होगी क्रॉप्स की। जैसे मैंने बताया कि कमरे वगैरह में जो एरिया वहाँ पर रैक्स रख ली जाते हैं और उसमें खेती होती है इस चीज़ की। और जो कंडीशन होती है वो आर्टिफिशियल कंडीशन के रूप में हम इसको रखते हैं, जैसे कि लाइट और टेम्परेचर, ये आर्टिफिशियल होता है, नेचुरली नहीं होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है सॉइल लेस मेथड होता है, इसमें हमें सॉइल नहीं मिलेगी, तो कैसे होगी भाई, पानी की हेल्प से, जैसे कि हाइड्रोपोनिक हो गया, एक्वापोनिक हो गया एंड एरोपोनिक्स। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं इस एग्रीकल्चर के। देखो एग्रीकल्चर हो गया, वुमन से रिलेटेड हो गया, क्लाइमेट से रिलेटेड हो गया, ये बड़े इंपॉर्टेंट एरियाज है जो कि यूपीएससी के फेवरेट एरियाज है, हम इसको मिस नहीं कर सकते हैं। चलो उसके बाद देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या है वर्टिकल फार्मिंग के। इसकी जो ईल्ड है वो 390 टाइम्स ज़्यादा है ट्रेडिशनल से, देखो कितनी ज़्यादा है, और 95% लेस वाटर कंज्यूम करती है देन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव इसको एग्रीकल्चर को हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। क्रॉप्स जो होती है वो सीजन पे डिपेंड नहीं होती, आप जब मर्जी जो मर्जी क्रॉप प्रोड्यूस कर सकते हो, और उनकी जो प्रोडक्शन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। पेस्टिसाइड भी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड फ्री होगा, ऑर्गेनिक फूड होगा, ठीक है। और यो इसको इसलिए हम लोग प्लान कर रहे हैं ताकि जो फ्यूचर में फूड की डिमांड है उसको फुलफिल कर सके। इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एक तो इसकी हाई इनिशियल कॉस्ट होगी, काफ़ी ज़्यादा इनिशियल कॉस्ट लगती है। दूसरा डिफ़िकल्टी होती है काफ़ी पॉलिनेशन में, जो कह रहे थे ना क्वेश्चन में कि पॉलिनेशन हाई होती है, नहीं भाई पॉलिनेशन कम होती है और काफ़ी कॉस्टली होता है, क्योंकि एब्सेंस होगा यहाँ पर नेचुरल पॉलिनेटर्स का। हमने कहा ना कि हम लोग इसको आर्टिफिशियल कंडीशन में क्रिएट करते हैं इसी चक्कर में, और इसके लिए लेबर कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और हमें काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस देना पड़ता है टेक्नोलॉजी पे भी, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CRISPM टूल। कहते हैं कि भाई इस टूल के बारे में बताओ कि ये क्या है। चलो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। कहते हैं कि इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड उसकी हेल्प करी है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ ने, दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। सेकंड स्टेटमेंट है, इट विल हेल्प एम्बेडेड द क्लाइमेट इंफॉर्मेशन इन GIS बेस्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो कहते हैं कि इसको हम लोग क्लाइमेट इंफॉर्मेशन इससे भी गेन करेंगे, और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, वो सही नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट हमारी सही है, और इस हमारा आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। अब देखते हैं इसकी डिटेल थोड़ी सी, जैसे कि हमारा आंसर है वो है बी। देखो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, देखो ये दो मिनिस्ट्री है जिन्होंने इसको मिलकर स्टार्ट किया है। क्वेश्चन में तो दो और ही मिनिस्ट्री बताई गई थी, इसलिए वो स्टेटमेंट हमारी गलत थी। अब इसको लॉन्च क्यों किया गया है, ठीक है क्या स्कीम, क्लाइमेट रिलायंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग। देखो इसकी फुल फॉर्म है क्लाइमेट रिलायंस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग, CRISP टूल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द क्लाइमेट इंफॉर्मेशन, जो हमारी क्लाइमेट की इंफॉर्मेशन है, इन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो GIS है उसमें हम लोग इसको इंटीग्रेशन करेंगे बेस्ड ऑन द वाटरशेड प्लानिंग अंडर महात्मा गांधी मनरेगा जो स्कीम है उसके साथ। और किस कंट्री के साथ मिलकर कर रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी। CRISPM इज अ वेब एंड मोबाइल बेस्ड GIS, वेब एंड मोबाइल बेस्ड एक GIS है, मीन्स जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। मीन्स आप फ़ोन में या वेबसाइट पे जाके काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, किसके बारे में जी, क्लाइमेट के बारे में, ऐसी चीज़ें। और इसको डिज़ाइन किया गया है किस काम के लिए, वही जैसे मैंने आपको बताया है कि क्लाइमेट स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए। मीन्स आपको पता चल जाता है कि कैसा क्लाइमेट होने वाला है, आप उससे रिलेटेड अपने कोई ना कोई डिसीजन ले सकते हो। इस टूल को हम लोग यूज़ करेंगे 7 स्टेट्स में, जहाँ पर इसके लिए फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, ये वाली बॉडी, गवर्नमेंट ऑफ UK एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि मिलके काम कर रहे हैं टुवर्ड्स द क्लाइमेट रिलायंस, ठीक है। तो एक तो फॉरेन कॉमनवेल्थ मिनिस्ट्री होगी, और डेवलपमेंट ऑफिस जो कि UK का है, एंड जो हमारी कंट्री की मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मीन्स इंडिया एंड UK दोनों कंट्रीज मिलके ही इसके लिए काम कर रहे हैं। और वो स्टेट्स कौन कौन सी है जो इसकी हम लोगों ने बात करी है, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड राजस्थान। इन स्टेट में हम लोग क्लाइमेट से रिलेटेड जो बात चल रही है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं। CRISPM टूल विल हेल्प एम्बेडेड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन, हम लोग ये क्या करेगा, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन को GI बेस्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ महात्मा गांधी NREGA
वही बात है कि ये जो स्कीम है उसके लिए भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग, जो हमारी कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग है उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, इट इज स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच अ वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स आर रेयर्ड साइमल्टेनियसली। कहते हैं इसमें हम लोग काफ़ी सारे एनिमल्स को है वो एक ही तरीके से उनकी पालन पोषण करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास, रेयरिंग ऑफ एनिमल्स इन रेंचिंग इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द साइंटिफिक बेस्ड। कहते हैं कि जो रेयरिंग हो रही है, पालन पोषण हो रहा है एनिमल्स का, वो साइंटिफिक बेस्ड पे होता है। ठीक है, देखो कमर्शियल है तो ऑब्वियसली साइंटिफिक बेस्ड पे तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई गलती होगी नहीं बात। थर्ड हमारे पास स्टेटमेंट है, कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग इज मेनली प्रैक्टिस्ड इन द मेडिटेरेनियन बेसन। ये जो मेडिटेरेनियन बेसन है वहाँ पर इसकी ज़्यादातर इसकी जो प्रैक्टिस की जाती है, इसको ज़्यादातर वहाँ पर परफॉर्म किया जाता है। देखो हमारी स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट वो गलत है। गलत क्यों है अभी देखते हैं। सेकंड वाली सही है। अगर फर्स्ट गलत होगी तो हमारा ऑप्शन ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। अब देखो दो तो दोनों में ही है, लेकिन जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो भी गलत है, क्योंकि मेडिटेरेनियन अगर आपने ज्योग्राफी में क्लाइमेटिक जोन पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पर हमें पता कि ये वाला काम नहीं होता। यहाँ पर तो वो जो हमारे सिट्रस फ्रूट है वो होते हैं। ठीक है, और अगर आपने इसको स्टेपी क्लाइमेट को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये जो एनिमल रेयरिंग है वो कहाँ पर होती है। तो तीसरी स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो हमारा आंसर होगा जी बी, ओनली 2। बी हमारा आंसर है। कमर्शियल लाइव स्टॉक रेयरिंग क्या होता है, देखो पहली बात तो कि इसमें हम ऑर्गेनाइज करते, मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड कैपिटल इंसेंटिव रेयरिंग होती है। मींस इसमें जो हमारे लाइव स्टॉक्स होते हैं उसको काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड बेस पे किया जाता है और इसमें काफ़ी सारा पैसा भी लगता है। ये स्पेशलाइज्ड होता है वन टाइप के लिए। उन्होंने कहा था ना कि काफ़ी ज़्यादा साइमल्टेनियसली नहीं भाई, एक ही तरह के एनिमल को हम लोग प्रॉपरली ट्रीट करते हैं। जैसे कि मेनली कौन कौन से एनिमल होते हैं, शीप हो गया, कैटल हो गया, गॉट हो गए, हॉर्सेस हो गए। जहाँ तो काफ़ी सारे हॉर्सेस रखे होंगे, जहाँ फिर गॉट्स होंगी काफ़ी सारी, जहाँ फिर कैटल्स होंगी, जहाँ फिर काफ़ी सारी शीप होंगी। तो एक ही एनिमल होगा, सबको इकट्ठा नहीं रखते हैं। रेयरिंग ऑफ एनिमल जो होता है वो साइंटिफिक बेस पे होगा। ठीक है, जैसा हमने देखा कि किस बेस पे होगा जी, साइंटिफिक बेस पे। इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं किसके लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि मीट के लिए, वूल के लिए, हाइड स्किन, ऐसे ऐसे कामों के लिए इनको हम लोग यूज़ करते हैं। कमर्शियल लाइव स्टॉक्स जो होता है वो असेंशियल एसोसिएटेड होते हैं वेस्टर्न कल्चर में। मीन्स जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पर ये लोग ज़्यादा काम करते हैं। मेनली जो एम्फेसिस किस पे ज़्यादा हमारा जो होता है, इसमें जो काम हम किस पे ज़्यादा करते हैं, जैसे कि ब्रीडिंग पे, जेनेटिक इम्प्रूवमेंट पे, डिजीज़ कंट्रोल पे एंड हेल्थ केयर पे एनिमल्स की। जो कंट्रीज है जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया, ये वो कंट्रीज़ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल लाइव स्टॉक है जो उसकी रेयरिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHRC, इसके बारे में भाई बताओ जी। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है, द मेंबर ऑफ द काउंसिल शेल सर्व फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो मेंबर्स होते हैं वो 1 साल के लिए ही सर्व करते हैं। हमें राइट ढूंढना है इसमें करेक्ट कौन सा है। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, द मेंबर्स शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इमीडिएट री इलेक्शन आफ्टर 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कहते हैं कि अगर 2 बार लगातार इलेक्ट हो गए हैं उसके बाद फिर से आप इसको इलेक्ट नहीं कर सकते हो इमीडिएटली। हाँ, उसके बाद कर सकते हो लेकिन इमीडिएटली नहीं कर सकते हो। ऑल परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNSC, जितने भी हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं जी। हाँ, आपने बताना है कि कितने मेंबर हैं परमानेंट और उनके नाम। ऑल्सो परमानेंट मेंबर्स ऑफ UNHRC, कहते हैं जो हमारी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है वो हमारी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के भी परमानेंट मेंबर होते हैं। तो चलो देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। हमारा जो सही आंसर है इसमें वो है हमारा ऑप्शन नंबर B2 ओनली। फर्स्ट भी गलत है एंड थर्ड भी गलत है। तो देखते हैं जी फर्स्ट एंड थर्ड क्यों गलत है। सबसे पहली बात, इंडिया ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इंडिया दोबारा री इलेक्ट हुआ है। इंडिया वॉज री इलेक्टेड फॉर द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द 2022-2024। उसके बाद है जो हमारी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है उसमें टोटल 47 मेंबर्स हैं। ठीक है जी, कितने मेंबर हैं, 47 मेंबर स्टेट है जो कि इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली बाय द सीक्रेट बैलेट। ठीक है, और इसको इलेक्ट किया जाता है मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जनरल असेंबली। जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है उसके मेंबर्स इलेक्ट करते हैं मेजॉरिटी से। और जो मेंबरशिप होती है वो बेस्ड होती है, किस पे बेस्ड होगी, इक्विटेबल जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स जिस कंट्री के पास जितना एरिया होगा, जिस कॉन्टिनेंट के पास जितना एरिया होगा
उसी के हिसाब से वहाँ के मेंबर्स को एंट्री मिलेगी। अगर बात किया जाए तो रीजनल ग्रुप है टोटल, वो कौन कौन से, एक तो हमारे पास है ग्रुप ऑफ अफ्रीकन, उसमें टोटल 13 मेंबर होंगे। फिर है हमारे पास ग्रुप ऑफ एशियन पैसिफिक स्टेट्स, उसमें भी 13 मेंबर हैं। फिर है हमारे पास ग्रुप्स ऑफ ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट्स, उसमें 6 मेंबर हैं। फिर हमारे पास है ग्रुप ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन स्टेट्स, उसमें 8 मेंबर्स हैं। एंड लास्ट में हमारे पास है ग्रुप ऑफ वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट्स, उसमें 7 मेंबर्स हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एरिया मेंबर डिवाइड होते हैं। जो मेंबर्स होंगे उनका जो होगा वो फॉर द 3 ईयर्स, 3 साल के लिए सर्व करते हैं ये मेंबर्स। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो मेंबर लगातार 2 टर्म्स के लिए इलेक्ट हो चुके हैं वो री एलिजिबल नहीं होते हैं, एलिजिबल नहीं होंगे री इलेक्शन के लिए। तो आपको ये भी ध्यान में रखनी है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली सीन इन द न्यूज। कहते हैं कि भाई न्यूज में दिखा था, क्या दिखा था जी, सोग्रू स्टेट कनेक्ट करती है फॉलोइंग कौन सी वाटर बॉडीज को, ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा के साथ, सेकंड ऑप्शन है ब्लैक सी को एगन सी के साथ, ऑप्शन नंबर 3 है जी रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ, एंड फोर्थ ऑप्शन है सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन के साथ। तो हमारा सही आंसर है वो है सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन के साथ। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मैप देखते हैं जी इसका, ठीक है। तो ये रही हमारी स्ट्रेट जिसकी बात चल रही है, और ये रहा हमारा मैप, ये रही हमारी स्ट्रेट, ये रहा सी ऑफ जापान और ये रहा पैसिफिक सी, इसको यहाँ से कनेक्ट कर रही है। ये रहा रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया याद रखना थोड़ा सा पार्ट रशिया के साथ भी टच करता है, चाइना के साथ तो है ही है। 10th नंबर क्वेश्चन है इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है जी, विद रेफरेंस टू द नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। कहते हैं कि जो नेचुरल गैस है इंडिया में उसके बारे में कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर नो एक्सक्लूसिव रिजर्व ऑफ नेचुरल गैस एज इट इज ऑब्टेन्ड अलोंग विद द ऑयल इन ऑल द ऑयल फील्ड्स। कहते हैं यहाँ पर इंडिया में ना कोई भी एक्सक्लूसिव रिजर्व नहीं है। एक्सक्लूसिव मीन्स खाली हमारा नेचुरल गैस के लिए कुछ ऐसा हो, क्योंकि कहते हैं कि ये हमें कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर हमें ऑयल मिलेगा उसके साथ ही मिलेगा। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है द गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया GAI इज अ पब्लिक सेक्टर महारत्नाज, जो कि ट्रांसपोर्टेशन करती है और मार्केटिंग करती है नेचुरल गैस के लिए। तो हमारी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है भाई, फर्स्ट हमारी गलत है जी। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ओनली, बी ऑप्शन ओनली 2। अब देखते हैं कि जो नेचुरल गैस है वो हम इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए कमर्शियल एनर्जी के लिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है जी ये तो गैस। ज़्यादातर ये हमें कहाँ पर मिलती है, जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट या हमारा जो क्रूड ऑयल है उसके पास मिलती है, लेकिन कई बार हमें ये एक्सक्लूसिवली भी मिल जाती है। जैसे कि हमें इंडिया में मिलती है ईस्टर्न कोस्ट पे, जैसे तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, और कई बार हमें कहाँ पर मिलती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, और ऑफशोर वेल्स गुजरात एंड महाराष्ट्र में भी। तो मीन्स हमें जहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं, क्रूड ऑयल मिलता है, वहाँ पर तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो बात सही है। हमें ये अलग एरिया में भी मिल सकते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जो हमारी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो स्टैब्लिश हुई थी 1984 में, जिसका पर्पस क्या था कि इसने भाई प्रोसेसिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, मार्केटिंग करनी है, किस चीज़ की, नेचुरल गैस की। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक महारत्ना स्टेटस इसको मिला था 1 फरवरी 2013 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो यही आज की हमारी वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वही बात है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो जी, वीडियो को लाइक करो, जो मैंने क्वेश्चन पूछे उसको आंसर बताओ उसका कमेंट बॉक्स में। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू UPSC, PPSC या फिर पंजाब PCS के रिगार्डिंग, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक, ओके जी, थैंक यू, हैव अ गुड डे।